गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम जाएंगे पढ़ने चैप्टर 5, जो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसको हम बोलेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या होता है कि सब्सटेंस अपने वेरियस स्टेट्स में जाते हैं, आइदर सॉलिड और लिक्विड और गैस, और इनके स्टेट के अनुसार इनकी मोशन की भी चेंजेस होती है। अगर सॉलिड में है तो मोशन स्लो होगा, लिक्विड में है थोड़ा फास्ट, गैस में होगा रैंडम मोशन। तो पहला हम पॉइंट इसमें क्या बोल सकते हैं कि द constituents the constituent particles or particles can be either atom or molecules. It can be either atom or molecules of a solid do not have translatory or rotatory motion, but they possess vibratory motion. इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो भी आपके सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में है वो यहाँ से वहाँ मूव नहीं करते हैं, लेकिन उनमें वाइब्रेशन होता है। ठीक है, चलिए अब हम ये बात करते हैं कि मान लीजिए अगर मेरे पास सॉलिड है, मेरे पास लिक्विड है और मेरे पास गैस है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होती है? आपको पता है कि जिसमें जितना ज़्यादा एनर्जी होगा वो उतना ज़्यादा मूव करेगा, उतना ज़्यादा उसमें रैंडम मूवमेंट होगा। तो अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें कि द energies of the three states of matter, are in the order सबसे कम होता है सॉलिड में, इससे ज़्यादा आपको हो जाएगा लिक्विड में, और इससे भी ज़्यादा आपका हो जाएगा गैसेस में। ये क्या हो गया? ये हमारा एनर्जी का ऑर्डर हो गया। सबसे ज़्यादा गैस, उससे कम लिक्विड, उससे भी कम सॉलिड में। क्लियर है? अब देखिए, अब इसमें हम एक नया टर्म बात करते हैं प्रेशर का, और प्रेशर का बहुत सारे यूनिट्स होते हैं जिसको आपको इंटर कन्वर्टिबल करने आना चाहिए। जैसे देखिए, हम बात कर रहे हैं प्रेशर के बारे में। पहले आप ये बताइए व्हाट इज़ प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है समथिंग योर फोर्स बाय एरिया। क्या होता है प्रेशर? इट इज़ डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं बेटा कि इसका यूनिट क्या होगा। अब देखिए,
नॉर्मल अगर इसका यूनिट लिखे तो मुझे पता है कि फोर्स का होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। एरिया ऊपर जाएगा तो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट हो गया हमारा किसका, प्रेशर का। अब आपके जो एग्ज़ाम में जो यूनिट्स पर क्वेश्चन पूछेंगे और प्लस आपको यूनिट कन्वर्ट भी करने आना चाहिए। जैसे प्रेशर का यूनिट हम 1 atm भी लिखते हैं। 1 atm को हम 76 सेंटीमीटर भी लिखेंगे। 76 सेंटीमीटर को हम 760 mm भी लिखेंगे और 760 mm को हम 760 टॉर भी लिखेंगे। तो किसी में आपका इंफॉर्मेशन दे सकता है, आपको सारे इंटर कन्वर्टिबल ये टेबल याद होना चाहिए। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 101,325 पास्कल, या हम कहते हैं इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम क्या लिख सकते हैं 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, ये भी। और पास्कल को हम न्यूटन मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हम पास्कल को बेटा हम न्यूटन मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। पास्कल को हम न्यूटन मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप प्रेशर का यूनिट को और भी कन्वर्ट कर सकते हो तो इसको आप 10⁵ भी पास्कल लिख सकते हो, और पास्कल को आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। या आप 1 atm बराबर ये भी लिख सकते हो, 1.013 बार भी लिख सकते हो। तो इतने सारे बेटा प्रेशर्स के कन्वर्सन्स हैं जो किसी फॉर्म में आपके जेईई या नीट में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आपको इसको इंटर कन्वर्टिबल करने आना चाहिए। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि जो 1 बार होता है दैट इज़ समथिंग इक्वल टू 0.987 atm, ये भी आपको आना चाहिए। इतने आपके यूनिट्स हैं। तो ये हमारे हो गए यूनिट्स रिगार्डिंग प्रेशर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा व्हाट इज टेम्परेचर, तो आपको पता है क्या होता है बेटा, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। अगर हम टेम्परेचर लेते हैं डिग्री सेल्सियस में और अगर इसको हमें कन्वर्ट करना हो केल्विन में तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में प्लस इसमें आप जोड़ दो 273, जो भी वैल्यू आएगा ये आपका हो जाएगा टेम्परेचर इन केल्विन। सेकंड, अगर आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस है तो इसको हम लिख सकते हैं 273 केल्विन। ठीक, अगर मान लीजिए मेरे पास डिग्री सेल्सियस दिया है और मेरे से पूछे बेटा फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तो क्या लिखोगे 5/9 इंटू डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट -32। तो आपको एग्ज़ाम में ये 3 कन्वर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री से केल्विन निकालना और डिग्री से फ़ारेनहाइट निकालने का। तो ये हमारे 2 टर्म्स हो गए कि एक प्रेशर क्या होता है, एक टेम्परेचर क्या होता है। इनको हम किस किस डिफरेंट यूनिट्स और पैरामीटर्स में मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने कि बेटा व्हाट इज़ बॉयल्स लॉ। व्हाट डू यू मीन बाय बॉयल्स लॉ क्या होता है। जब भी हम बॉयल्स लॉ के बारे में बात करते हैं तो बेटा एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें जो हमारा टेम्परेचर होता है ना उसको हम कांस्टेंट रखते हैं। जो भी हमारा टेम्परेचर होता है ना उसमें हम कांस्टेंट रखते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें कि द वॉल्यूम ऑफ ए
the volume of a definite mass, the volume of a definite mass of a gas is inversely proportional to its pressure, is inversely proportional to its pressure at constant temperature. At constant temperature. तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं इसको कि जो प्रेशर होता है इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये हमारा हो गया बॉयल्स लॉ। अब जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो कुछ ना कुछ हमारा यहाँ पर आ जाएगा एक कांस्टेंट k बाई वी। ये भी आ सकता है क्योंकि आपने जब प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव किया तो कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट आएगा। अब मान लीजिए अगर हम इसको दो अलग अलग केस लेते हैं। चलिए फर्स्ट टाइम अगर हम बात करते हैं कि P1 इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है तो फिक्स रहेगा k बाई V1, और यहाँ पर हम ले लिए P2 इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट रहेगा k बाई V2। हम क्या लिख देंगे यहाँ पर कि P1 V1 इज इक्वल टू k, और यहाँ पर लिख देंगे हम P2 V2 इज इक्वल टू k। अब हम क्या देख रहे हैं कि दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। क्या लिखेंगे हम P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। क्लियर है। चलिए अब अगर इस पर बेटा कुछ ग्राफ्स भी आपको प्लॉट करने को आते हैं जो आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए पहला हम जा रहे हैं ग्राफ को प्लॉट करने, वो रहेगा हमारा प्रेशर वर्सेस 1 बाई वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस 1 बाई वॉल्यूम। अब चलिए हम ड्रॉ करते हैं। ये अगर हमारा प्रेशर है और ये हमारा 1 बाई वॉल्यूम है, मेरा क्या होता है इक्वेशन, प्रेशर इज इक्वल टू k इंटू 1 बाई वी। ये बेटा हो गया लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ज़ीरो। तो ये हमारा ग्राफ बेटा ऐसे निकलेगा क्योंकि ये फॉलो कर रहा है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पर यहाँ c कुछ नहीं है, जीरो है, इसीलिए ग्राफ स्टार्ट हुआ है आपका ओरिजिन से। अब हम पूछे बेटा कि इस ग्राफ का हमारा स्लोप क्या होगा, तो स्लोप क्या होता है बेटा m। अब हम इन दोनों में अगर कंपेयर करें कि मेरा m क्या है, तो मेरा m आ गया इक्वल टू k, और इसी को हम क्या लिखते हैं tan थीटा। ये हमारा ये ग्राफ का कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो। चलिए अगर आपको हम एक दूसरा देते हैं, अगर यहाँ हम देते हैं PV और यहाँ हम देते हैं P। अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो हमारा फार्मूला था बॉयल्स का वो क्या था, प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी जो PV है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 मतलब कांस्टेंट, यानी जो हमारा PV है वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंजेस नहीं होगा। इसीलिए हमारा ग्राफ हो गया पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, क्योंकि जो हमारा PV का प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है, वो एट एनी वैल्यू इट इज़ कांस्टेंट, इट इज़ नॉट चेंजिंग। और जो तीसरा ग्राफ आएगा बेटा हमारा इसमें, वो आता है वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर। अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करूं, जैसे ये हमारा वॉल्यूम है, ये हमारा प्रेशर है, मुझे पता है कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो ये हमारा दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ, ये क्या चीज़ का इक्वेशन हो गया,
दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और हाइपरबोला कर्व कुछ ऐसे कर्व होता है, स्ट्रेट नहीं होता है, कर्व होता है। तो ये हमारा 3 ग्राफ है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में यूजुअली इस पर क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? चलिए अगला हम पॉइंट की बात करते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्ज़ाम में आया था उसको हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। क्या आया था ये कि द डेंसिटी ऑफ ए गैस is the density of a gas is directly proportional to its pressure. Therefore, at high altitudes, as pressure is low, the density of air is less. Therefore, mountaineers carry oxygen cylinder। क्या बोल रहे हैं कि द डेंसिटी ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड्स एज प्रेशर इज लो द डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ऑलमोस्ट आ चुका है क्वेश्चन। बॉयल्स लॉ के बाद जो दूसरा लॉ के बारे में हम बात करते हैं बेटा वो है चार्ल्स लॉ। जो दूसरी हम बात कर रहे हैं वो है हमारा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है? क्या होता है ये? द वॉल्यूम ऑफ ए definite mass of gas is directly proportional to its temperature। The volume of a definite mass of a gas is directly proportional to its temperature, and this temperature should be in Kelvin at constant pressure। अब बेटा ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको आना चाहिए कि बॉयल्स में आप देखते हो कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, चार्ल्स में आप देख रहे हो कि प्रेशर कांस्टेंट है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो कि जो हमारा वॉल्यूम है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या लिख लोगे कि जो बेटा हमारा वॉल्यूम है ये क्या है? टेम्परेचर के डायरेक्टली कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हम कांस्टेंट देंगे। तो मैं इसको ऐसे भी लिख दूँ कि V/T इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी चलेगा। और कांस्टेंट हमने क्या माना है? K। अब मैं फिर से इसको अगर मैं 2 केस में बात करूं, हम 2 केसेस क्यों ले रहे हैं? देखिए इससे पहले हमने बॉयल्स में भी 2 केस लिया था, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली ये लोग 2 केस लेंगे कि इनिशियल ये था तो आफ्टर दिस व्हाट हैपेंड। मतलब ये 2 केस का बात करेंगे तो आपको एक के हेल्प से दूसरे को कंपेयर करना पड़ेगा।
तो पहला में अगर हम ऐसे लिख देते हैं कि V1/T1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के, और दूसरा में लिख दो V2/T2 कॉन्स्टेंट के। अगर हम इन दोनों को राइट हैंड साइड को देखें तो इक्वल है, तो क्या हो जाएगा V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ये दोनों के दोनों फॉर्मूला किसके हो गए? चार्ल्स लॉ एट टू डिफरेंट केसेस। अब इनका भी बेटा कुछ हमारे एग्ज़ाम में जो ग्राफ्स हैं वो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं, वो हम ग्राफ की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हम पहला ग्राफ बात करते हैं वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। आपको पता है कि चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम एंड टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये फॉलो करेगा स्ट्रेट लाइन y = mx + c, और c बराबर 0 है, तो ग्राफ स्टार्ट होगा कहाँ से बेटा? आपका ओरिजिन से। अगर हम दूसरा बात करते हैं वॉल्यूम वर्सेस 1/टेम्परेचर का, तो आप क्या देख रहे हो? वॉल्यूम वर्सेस 1/टेम्परेचर। यहाँ वॉल्यूम दे दिए, यहाँ पर 1/टेम्परेचर दे दिए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर घटेगा, या टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, तो इसका ग्राफ ऐसे होगा। क्योंकि अगर इस पॉइंट की हम बात करें तो हमारा वॉल्यूम मैक्सिमम है और टेम्परेचर मिनिमम है। फिर अगर यहाँ बात करें तो हमारा वॉल्यूम स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, लेकिन टेम्परेचर स्टार्ट्स क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग। तो हमारा ये ग्राफ हो गया किसका? वॉल्यूम वर्सेस 1/टेम्परेचर का। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट आपका आता है आइडियल गैस इक्वेशन। नेक्स्ट आपका आता है आइडियल गैस इक्वेशन। ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? आइडियल गैस इक्वेशन हमारा होता है, जो आपको हम चैप्टर 1 में भी पढ़ाए थे, ये होता है आपका PV = nRT। क्या होता है ये आइडियल गैस इक्वेशन हमारा होता है PV = nRT। अब ये आपको सारे पता है कि जो यहाँ प्रेशर है, जो P है वो प्रेशर को बताता है, जो V है वो वॉल्यूम को बताएगा, जो N है नंबर ऑफ मोल्स को बताएगा, जो R है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बताएगा, T बता देगा टेम्परेचर में। अब देखिए, मान लीजिए अगर आपने इसमें N को फिक्स कर दिया, तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? PV बाई क्या बनेगा? ये PV/RT = N, और N हमारा फिक्स है। तो अगर हम फिर से यहाँ पर दो कांस्टेंट, दो केसेस लेंगे तो क्या हो जाएगा? P1 V1/R1 कभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो R हो जाएगा और T के जगह T1 लिख देंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा? P2 V2/RT2। R यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया? P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2। ये हमारा कब आप केस लोगे? जब आपको इनिशियल केस दिया है और सेकंड केस के बारे में इंफॉर्मेशन पूछेगा, तो आप इस तरह से सेकंड केस के इंफॉर्मेशंस की बात कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये लोग प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी भी पूछ देते हैं। कभी कभी क्या होता है, दे कैन आस्क प्रेशर in terms of density। कभी कभी ये लोग प्रेशर पूछ देते हैं किसके टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी में। तो क्या होता है, सबको पता है कि प्रेशर बराबर क्या होता है? NRT/V। ये तो सबको पता है।
और नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या होता है आपका गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास, इससे मोल निकल गया। अब ये RT बाई आपने V लिख दिया। अब डेंसिटी बराबर क्या होता है मास बाई वॉल्यूम, तो अब आपके पास जो ये मास बाई वॉल्यूम है यहाँ के लिए आप लिख दो डेंसिटी, तो क्या हो जाएगा डेंसिटी RT बाई M। तो यही हमारा हो गया प्रेशर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको याद है सही है, नहीं है तो आप इस तरह से एग्ज़ाम में डिराइव करके फटाफट, टाइम नहीं लॉस करने का, ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको अगर दिख जाता है STP, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे, इसका मतलब ये समझोगे जो टेम्परेचर है वो आइदर 0 डिग्री सेल्सियस है, और इसको आप बोल सकते हो 273 केल्विन। अगर STP दिया है तो आपको ये टेम्परेचर एज्यूम करना पड़ेगा। STP पर जो आप प्रेशर एज्यूम करोगे बेटा वो रहेगा 1 ATM, वो रहेगा आपका 1 ATM, ये हो सकता है। और आप चाहे तो इसको ये भी एज्यूम कर सकते हो STP पर जो टेम्परेचर है इसको आप 0 डिग्री या 273 वो तो आप ले ही सकते हो। प्रेशर को आप 1 बार भी ले सकते हो, प्रेशर को आप 1 बार भी ले सकते हो। तो STP में अगर जैसे कि कभी कभी एग्ज़ाम में वो लोग STP इन्फॉर्म करते हैं न्यूमेरिकल्स में, तो वो खासकर प्रेशर या टेम्परेचर का वैल्यू नहीं प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर आप STP की बात कर रहे हैं तो आपको इसका पता है कि इसमें हम टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या क्या लेंगे। क्लियर? चलिए जो नेक्स्ट हम जा रहे हैं सेकंड पॉइंट की बात करने, ये भी आपको हम मोल में बताए थे कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट STP। वॉल्यूम ऑफ गैस जो STP में कितना हो जाता है, ये होता है 22.4 लीटर पर मोल। कितना होता है 22.4 लीटर पर मोल। ये जब हम बात कर रहे हैं STP में, जहाँ पर हम प्रेशर ले रहे हैं 1 ATM। अब थोड़ा सा इसमें और हल्का सा चेंज है जो बच्चे कभी कभी गलत कर देते हैं। क्या कि अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट STP, लेकिन अब यहाँ पर जो प्रेशर है वो हमने ले लिया 1 बार, तो यही जो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22.7 लीटर पर मोल, 22.7 लीटर पर मोल। क्लियर है? तो ये बेटा आपको कुछ है जो STP पर टेम्परेचर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, ये सब आपको आना चाहिए। नेक्स्ट हम जो जा रहे हैं बात करने, वेरी इंपॉर्टेंट, जो PV=nRT, तो हम R के बारे में बात कर रहे हैं। R को हम यहाँ बोलते हैं यूनिवर्सल, R को हम बोलते हैं यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका सिंबल होता है R। अब एक्चुअली इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा वर्क डन पर डिग्री पर मोल। इसका यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला इसका वैल्यू होता है 0.0821। ये कब लोगे, जब आपको वॉल्यूम लीटर में दिया है, प्रेशर ATM में दिया है, टेम्परेचर डिग्री में दिया है, नंबर ऑफ मोल्स तो मोल में रहेगा। तो आपको R का वैल्यू क्या यूज़ करना है 0.0821। आप R का वैल्यू 82.1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, प्रेशर ATM, डिग्री इनवर्स, मोल इनवर्स यूज़ करोगे। कब? जब आपको वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया है तो आप R का वैल्यू लोगे 82.1।
आप R का वैल्यू लोगे 8.314 इंटू 10⁻⁷ कब? जब आपको यूनिट दिया है अर्ग, डिग्री इनवर्स, मोल इनवर्स, तो आप R का वैल्यू लोगे 8.314 इंटू 10⁻⁷। फिर आप R का वैल्यू लोगे 8.314 जब ये जूल, केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स में यूनिट दिया है, या आप R लोगे 1.98 और अप्रॉक्सीमेटली 2 जब ये दिया है R का वैल्यू यूनिट कैलोरी, डिग्री इनवर्स, मोल इनवर्स। तो ये R का जो वैल्यू है वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है एक पहला वैल्यू, एक सेकेंड लास्ट और एक लास्ट। ये 3 वैल्यू आपको याद होना चाहिए कि कहीं भी अगर वॉल्यूम दिया है लीटर में, प्रेशर एटीएम में दिया है, तो हम R का वैल्यू 0.0821 लेंगे। कहीं भी अगर हमें जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स दिख गया तो हम R का वैल्यू ले लेंगे जी 8.314, और कहीं भी अगर कैलोरी दिख गया तो R का वैल्यू 1.98 या हम 2 ले सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। What do you mean by Dalton's law of partial pressure? Dalton's law of partial pressure बेटा ये क्या होता है, मैं इसके बारे में आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहले बात है, देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास, आपने अगर ये एक कंटेनर लिया जिससे मान लीजिए बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, कोई A है, कोई B है, एक C पार्टिकल है, एक D पार्टिकल है, तो ये क्या करेंगे, ये आपस में सबका अलग अलग प्रेशर होगा, हर आदमी का आपस में अलग अलग प्रेशर होगा और सब इंडिविजुअल प्रेशर लगाएंगे। लेकिन एक कंडीशन है, कोई किसी से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर रिएक्ट करेंगे तो अब वो सब्सटेंस ए नहीं होगा, वो कुछ नया सब्सटेंस बन जाएगा। तो पहला क्या है कि अगर हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं तो मैं वैसा गैसेस लूँगा जो आपस में मिक्स हो लेकिन रिएक्ट ना हो, क्योंकि मिक्स होंगे तो हर गैस का अपना अलग अलग प्रॉपर्टीज तो शो करेगा, लेकिन रिएक्ट कर जाएंगे तो कोई नया गैस बन जाएगा। जैसे अगर सल्फर एंड ऑक्सीजन है तो दोनों को दो अलग अलग गैस बोल सकते हैं कि एक सल्फर है दूसरा ऑक्सीजन, लेकिन दोनों अगर मिक्स हो जाएगा तो वो बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमें वैसा गैस के बारे में बात करना है जो गैस आपस में क्या हो बेटा, नॉन रिएक्टिंग हो। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको कि according to Dalton's law of partial pressure, according to Dalton's law of partial pressure, for a number of non-reacting gas mixed together, that is P टोटल जो होगा वो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल गैस, दैट इज P ऑफ A, P ऑफ B, P ऑफ C, P ऑफ D, सो जितना मॉलिक्यूल्स लोगे दैट इज हम क्या बोल सकते हैं, टोटल प्रेशर
is the sum of partial pressure of the gases। तो ये हमारा हो गया डाल्टन्स। अब मान लीजिए अगर वो आपसे पूछे कि बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना होगा, तो इसके लिए क्या लोगे फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर। अगर वो आपसे पूछे नहीं बेटा व्हाट इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, तो क्या लिखोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर। अगर वो आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, तो क्या लिखोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू टोटल प्रेशर। अगर आपसे पूछे व्हाट इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, तो क्या लिखोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी इनटू पार्शियल प्रेशर। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इनको हम कंक्लूड करके क्या बोल सकते हैं कि in a mixture of gases the partial pressure for any gas is equal to mole fraction of that gas into total प्रेशर। तो ये आप एक बार पूरा इसको गो थ्रू करें, साथ में मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, पूरे नोट्स को पढ़ें, एक बार पूरे रिकॉल करें, नोट्स बनाएं, कहीं भी डाउट हो व्हाट्सएप को डाउट के लिए यूज़ करें। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे ग्राहम्स लॉ। ओके।